आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेसन में। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट 7 इक्विलिब्रियम का टॉपिक नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक के अंदर में इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। आपको मालूम है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम अटेंड होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होता है, ताकि प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सके और उसकी यील्डिंग भी हो सके। यहाँ पर दो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन अकर्स बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट में बनता है तो ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाता है, और जब यही प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखेंगे। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, the concentration of reactant and product remains constant। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना। मान लीजिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शन प्रोसीड किया तो उनके जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे रिएक्टेंट के वो कांस्टेंट होंगे। और ये जब कंडीशन आ जाती है तो दिस इज द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। The equilibrium is dynamic in nature as both opposite reaction are continuously going on। ये बिल्कुल डायनामिक नेचर में होता है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया उसी तरह से प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। मतलब आप कह लें कि दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर बैलेंस में रहता है। जनरल केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से है, जैसे ए और बी रिएक्टेंट है तो सी और डी उसके प्रोडक्ट्स हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी एंड डिप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, आफ्टर टाइम टी, एक समय प्रॉपर जब बीतता है तो ये ए बी रिएक्टेंट की जो मात्रा होती है वो कमती जाती है और सी डी प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। और इसमें जो है इनके प्रॉपर बैलेंस का ध्यान रखा जाता है। दिस लीड टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इस बात को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो जब प्रोडक्ट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जो प्रोडक्ट बनने की जो प्रक्रिया है, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो रिएक्शंस हैं उसमें कमी आ जाती है, और रिएक्टेंट की चूँकि मात्रा कम जाती है तो वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर अपने पूरे रिएक्शन वाले प्रोसीजर को ओवर करने के प्रोसेस में रहता है। तो इसीलिए ये पॉइंट निकल कर सामने आता है कि दिस लीड टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको एक लोग हम लोग फिर देखते हैं एक दूसरे तरीके से। इक्विलिब्रियम इन द केमिकल प्रोसेस। यहाँ देखिए एक ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। ग्राफ जो है समझने में काफ़ी मदद करता है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। तो अगर आप ग्राफ में या कोई भी ऐसे जो टॉपिक दिए गए हैं उनके जो रिप्रेजेंटेशन उसको ज़रूर समझिए। तो जैसे यहाँ देखिए आप जान रहे हैं ये एक्स एक्सिस वाला हो गया और ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। तो आप देखें कि इन दोनों के बीच में टाइम और कंसंट्रेशन के वर्सेस एक ग्राफ खींचा गया है। इसमें आप देखिए जो रेड कलर से आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन ये बेसिकली प्रोडक्ट का लाइन है। तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जो है जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि समय इसकी बीत रही है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है रिएक्टेंट की वैल्यूज़ जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है, और फिर जैसे जैसे मान लीजिए इसकी कमी आ रही है तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें मतलब एक प्रकार से
वृद्धि हो रही है, वो इंक्रीज कर रहा है। ए बी देखिए आप डिक्रीज कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर में सी डी है जो कि आपका प्रोडक्ट हो गया, तो ये प्रोडक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है, और ये रिएक्टेंट जो है ये डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे एक चीज़ कि, और जब ये फाइनली देखेंगे कि ये दोनों एक लेवल पे आ जाता है, और ये जो डॉटेड लाइन जुड़ा हुआ है दैट शोज द इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि टू रिएक्टेंट अकर्स एट द सेम रेट एंड द सेम सिस्टम रीचेज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। दूसरा यहाँ हम लोग देखेंगे, द रिएक्शन कैन रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इवन इफ वी स्टार्ट with only C and D, that is no A and B being present initially, as the equilibrium can be reached from either direction। चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाइए, या जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो उसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाइए। दोनों कंडीशन में जो है इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और दोनों रिएक्शन करने के साथ साथ इक्विलिब्रियम वाले कंडीशंस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में एक प्रकार का डायनामिक नेचर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो हमारा जो आज का ये टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का, जो कि हैबर प्रोसेस के द्वारा एक बहुत पॉपुलर और फेमस प्रोसेस है अमोनिया के प्रोडक्शन का। तो हैबर प्रोसेस के द्वारा हम लोग H2 और N2 को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें मॉलिब्डेनम या आयरन वगैरह होता है एट द मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो यहाँ देखिए N2 और H2 जो है रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाया। अब इसमें आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड N2 डिक्रीज होता है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट डिक्रीज होके ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड N2 डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ NH3 इंक्रीजेज। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स द सेम इवन दो सम ऑफ द रिएक्टेंट आर स्टिल प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। दिस कॉन्स्टेंसी इन द कंपोजिशन इंडिकेट्स दैट रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। At equilibrium, H2, N2, NH3 all are present, means the reactant as well as product is also present. And why all three are present? As because the reaction came into the equilibrium. Neither it is proceeding ahead nor it is neither it is proceeding forward nor it is coming backward. यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। देखिए ये y एक्सिस है, तो इस पे आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिखाया जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस पर आपको टाइम दिखाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए जो डाईहाइड्रोजन है एक रिएक्टेंट है, और डाईनाइट्रोजन, यानी ये H2 और ये N2 जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये आपको NH3 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में देखिए कि रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं, और फाइनली इनकी वैल्यूज़ कमती है और ये प्रोडक्ट पे आ जाते हैं अमोनिया पे, और फिर ये रिवर्स भी हो सकते हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे तो देखिए इन सब की जो ग्राफ है ना, ये तीनों ग्राफ स्ट्रेट हो जा रहा है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, और यहाँ ये फाइनली स्ट्रेट है। मीन्स कि इन तीनों के बीच में जो है एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेंड किया जा चुका है। ठीक है, आइए अब फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। देखिए कुछ अलग रिएक्शंस देखते हैं जहाँ पर हम लोग तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नाउ सम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन के बदले में हमारा कंपोनेंट्स होगा ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन को जब ड्यूटेरियम के साथ कराएं तो ND3 जो है एक गैसेस बन के आया। द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग ईदर विथ H2 और D2 रीच इक्विलिब्रियम विद द सेम कंपोजिशन, एक्सेप्ट दैट D2 and ND3 आर प्रेजेंट
इंस्टीड ऑफ H2 एंड NH3। इसका मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है कि जब ड्यूटेरियम के साथ भी रिएक्शन कराया गया तो इसमें भी देखा गया कि ये प्रोडक्ट्स जो है प्रॉपर ढंग से बन जाते हैं। और इसमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे आप N2 लीजिए या D2 लीजिए, ठीक है, ये रिएक्शन प्रॉपर ढंग से करते हैं और एक सर्टेन कंडीशंस पे ये इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेते हैं। जब इनकी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेंड, दीज टू मिक्सचर लाइक H2, N2 और NH3 ये पहले वाले कंडीशन में है, और ये D2, N2, ND3 ये दूसरे वाले कंडीशन में। ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। ये P हो गया, ये R हो गया, ये F और ये R हो गया और ये P हो गया। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ NH3, NH2D, NHD2, ND3 ये सभी क्या हो गए आपके, अमोनिया हो गया, ड्यूटेरियम और नाइट्रोजन का कंपाउंड हो गया, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो गया और ये नाइट्रोजन ड्यूटेरियम हो गया, एंड डाईहाइड्रोजन एंड इट्स ड्यूटरेटेड form like S2, HD, D2 indicates that equilibrium is dynamic in nature। मतलब जब रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि ड्यूटेरियम की जो प्रेजेंस है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट में भी है, और जब हम प्रोडक्ट का फिर से डिसोसिएशन करते हैं, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में जाते हैं, तो वहाँ भी हम इन सब चीज़ों का प्रेजेंस देखते हैं। और ग्राफ पर ये ठीक वैसा ही रिप्रेजेंट करता है जैसा कि हमने अमोनिया के वक्त में देखा था। तो इस बात से ये साबित होता है कि मतलब कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्शन जो है रिएक्ट करने के बाद एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है और तभी जाकर रिएक्शन स्टॉप होता है। आइए अब यहाँ देख लीजिए कि कह रहा है कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर रिएक्शंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस चल रहा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट अगर बन चुका है और वो रिएक्टेंट बनना है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एक दो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है इसी को समझाने के लिए। जैसे देखिए N2H2 NH3 बना, और यहाँ देखिए NH3 जो कि प्रोडक्ट हुआ, इसका ये प्रोडक्ट हुआ और ये रिएक्टेंट हुआ, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ और यहाँ फिर ये प्रोडक्ट से फिर ये बैक साइड में रिएक्टेंट पर आ गया। तो एक दूसरा एग्जांपल जो है हाइड्रोजन और आयोडीन का लिया गया है कि H2I2 जब रिएक्ट करते हैं तो 2HI प्रोडक्ट बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इसको यहाँ पर ग्राफ के द्वारा भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि if we start देखिए इसमें क्या है कि if we start with the equal initial concentration of H2 and I2, the reaction proceed in forward direction। जब साधारण हाइड्रोजन और आयोडीन को लेकर रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 and I2 डिक्रीजेज वाइल द HI इंक्रीजेज। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो रिएक्टेंट की मात्रा तो कमती जाएगी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी, until all these become constant and equilibrium, जब तक कि पूरा ये बराबर इक्विलिब्रियम में ना अटेंड कर ले, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम ना हो जाए। We can also start with HI alone and make the reaction to proceed in the reverse direction। The concentration of HI will decrease and concentration of H2 and I2 will increase until they all become constant when equilibrium is reached। इस ग्राफ के द्वारा यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मान लीजिए कि आपने रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इफ़ प्रोडक्ट कन्वर्ट्स इनटू द रिएक्टेंट इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन। हाँ, ये डिसोसिएशन रिएक्शन में होगा जहाँ पर उनके एटम्स आपस में डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल NH3 का N2 और H2 बनाएगा और HI का H2 और I2 बनाएगा। तो यहाँ इस ग्राफ की मदद से यही समझाने की कोशिश की गई है कि एक जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया Y एक्सिस पे और X एक्सिस पे जो है आपने इक्विलिब्रियम लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम को लिया आपने। तो यहाँ देखिए कि जैसे
रिएक्टेंट है H2NI2, ये फाइनली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है। और ये देखिए ये धीरे धीरे जो है ना समय के साथ जो है ना H2NI2 बढ़ते बढ़ते HI बन गया, यानी कि प्रोडक्ट। और फिर जो है समय के साथ प्रोडक्ट जो है ना धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए H2NI2 में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन गया। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट और रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में, दोनों का लगभग लगभग अमाउंट सेम हो गया, यानी यहाँ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया गया। तो इस टॉपिक में इतना ही बच्चों। इसमें हम लोगों ने देखा कि केमिकल जो प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम किस तरह से अटेंड करते हैं। थैंक यू।